तो आज हम विलियम शेक्सपियर की सबसे मशहूर, सबसे जटिल त्रासदियों में से एक हैमलेट की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, डेनमार्क के एक राजकुमार की कहानी। बिल्कुल, एक राजकुमार जो अपने पिता के रहस्यमयी मौत से पूरी तरह से टूट चुका है। और सिर्फ मौत ही नहीं, उसके बाद जो कुछ हुआ उससे भी। जी, अपनी माँ की बहुत जल्दबाजी में हुई दूसरी शादी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये शोक, ये धोखा और ये बदले की कहानी आखिर इतने विनाशकारी अंत तक पहुंचती कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का सेटअप है डेनमार्क का शाही महल। हाँ, और राजा हैमलेट, जो राजकुमार हैमलेट के पिता हैं, उनकी अचानक मौत हो जाती है। और सबको बताया ये जाता है कि उन्हें बाग में सोते हुए एक जहरीले सांप ने काट लिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सांप वाली कहानी सिर्फ एक ही आदमी सुना रहा है, राजा का भाई क्लेडियस। बिल्कुल, और यहीं से शक की पहली परत जमनी शुरू होती है। राजा की मौत के बारे में ये कहानी सिर्फ क्लेडियस ही बताता है, कोई और गवाह नहीं है। और राजकुमार हैमलेट तो अपने पिता की मौत से पहले ही सदमे में है, लेकिन उसे असली झटका तब लगता है जब उसकी माँ रानी गर्ट्रूड उसके चाचा क्लेडियस से ही शादी कर लेती है। और वो भी कितनी जल्दी। पिता की मौत को मुश्किल से 2 महीने भी नहीं हुए। हाँ, ये उस जमाने के हिसाब से भी बहुत बहुत ज्यादा जल्दी था। सही कहा। और स्रोतों में क्लॉडियस को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है जो राजा के मुकाबले हर तरह से कमतर है। न वो सिंहासन के लायक लगता है, न ही रानी के। तो हैमलेट के लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं है, ये एक तरह का विश्वासघात है। उसके मन में पहला सवाल यही उठता है, इतनी जल्दी क्यों? क्या इस शादी का राजा की मौत से कोई लेना देना है? यहीं से उसके शक का बीज पनपना शुरू होता है। और ये शक उसे अंदर ही अंदर खाने लगता है। वो शोक और गुस्से के एक ऐसे भंवर में फंस जाता है जहां उसे कुछ समझ नहीं आता। और ठीक इसी समय कहानी में एक अलौकिक मोड़ आता है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। महल के कुछ पहरेदारों को आधी रात में राजा का भूत दिखाई देने लगता है। यहाँ से बात असल में पूरी तरह पलट जाती है। हैमलेट अपने पिता के भूत से मिलने का फैसला करता है। और भूत उसे जो बताता है वो हैमलेट की दुनिया हिला देता है। वो कहता है कि उसे सांप ने नहीं मारा, बल्कि सोते समय क्लॉडियस ने उसके कान में जहर डालकर उसकी हत्या की है। सोचिए जरा, ये सुनना कितना भयानक रहा होगा। ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। भूत अपने बेटे से बदला लेने का वादा लेता है, अपने पिता की हत्या का बदला। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है। अच्छा, क्या शर्त? अपनी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, उसे उसके कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ देना। तो अब हैमलेट के पास एक मकसद है, एक मिशन। हाँ, अपने पिता की हत्या का बदला लेना। तो एक सवाल यहाँ उठता है, अगर उसे भूत से सच्चाई पता चल गई थी तो उसने तुरंत जाके क्लॉडियस को मार क्यों नहीं दिया? सही सवाल। उसने इतना लंबा और घुमावदार रास्ता क्यों चुना? यही तो इस नाटक का सबसे बड़ा सवाल है ना? जटिल मनोवैज्ञानिक केस स्टडी बन जाता है। उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, क्या ये भूत सच में उसके पिता का है या कोई शैतान उसे गुमराह कर रहा है ताकि वो एक निर्दोष की हत्या कर दे? जी, हैमलेट का दिमाग एक चिंतक का दिमाग है। वो सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता, वो 100% पक्का होना चाहता है। और उसका ये हद से ज्यादा सोचना, ये अनिर्णय, यही उसका ट्रैजिक फ्लॉ है। उसके चरित्र की वो घातक कमी जो उसे आखिर में विनाश की ओर ले जाती है। तो इस अनिश्चितता से निपटने और क्लैडियस की निगरानी से बचने के लिए वो एक योजना बनाता है। एक बहुत ही चतुर योजना। पागल होने का नाटक करना। हाँ, और शेक्सपियर इस सवाल को जानबूझकर खुला छोड़ देते हैं कि उसका पागलपन कितना नाटक था और कितना हकीकत। वो पागलों जैसा व्यवहार करता है, उल्टे सीधे कपड़े पहनता है, बेतुकी बातें करता है। ये क्लेडियस को चकमा देने की एक शानदार रणनीति है, क्योंकि एक पागल राजकुमार से किसी को कोई खतरा महसूस नहीं होता है ना? सही है। लेकिन साथ ही अपने पिता की मौत, माँ का धोखा और बदला लेने का ये भारी बोझ, ये सब मिलके उसे सचमुच मानसिक रूप से अस्थिरता के कगार पर धकेल रहा था। तो ये नाटक और हकीकत के बीच की एक धुंधली रेखा है। बिल्कुल। और अपनी इस योजना को और पुख्ता करने के लिए वो वजीर पोलोनियस की बेटी ओफिलिया को निशाना बनाता है, जिससे वो प्यार करता था। हाँ, ये बहुत दुखद है। वो उसे एक अजीब सा प्रेम पत्र लिखता है और उसके सामने अजीब बर्ताव करता है, ताकि सब यही सोचें कि वो प्यार में नाकाम होने की वजह से पागल हो गया है। और क्लेडियस भी निश्चिंत हो जाता है। ये क्रूर कदम लगता है, लेकिन हैमलेट की नजर में ये जरूरी था। लेकिन इसका ओफिलिया पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हाँ, यहीं हम देखते हैं कि कैसे इस राजनीतिक शतरंज के खेल में मासूम लोग भी पिसने लगते हैं।
सही कहा। ओफिलिया का किरदार उस समय की महिलाओं की असहाय स्थिति को दिखाता है, जिनका जीवन उनके आसपास के पुरुषों के फैसलों पर ही निर्भर करता था। तो अब जब क्लॉडियस बेफिक्र हो गया है, हैमलेट अपने प्लान के अगले हिस्से पर काम करता है शहर में एक नाटक मंडली आई हुई है। और हैमलेट को एक आइडिया आता है। वो उन्हें महल में बुलाता है और उनसे अपने द्वारा लिखा एक नाटक खेलने के लिए कहता है। ये नाटक के अंदर नाटक वाला हिस्सा, हाँ। ये शेक्सपियर की एक शानदार तकनीक है जिसे मेटा थिएटर कहते हैं। ये सिर्फ क्लॉडियस को पकड़ने का एक तरीका नहीं है। नहीं, बल्कि ये सच्चाई और भ्रम के बीच के रिश्ते पर भी एक टिप्पणी है। और नाटक की कहानी क्या है? हूबहू क्लॉडियस के अपराध जैसी। एक राजा जिसे उसका भाई बाग में सोते समय कान में जहर डालकर मार देता है। और फिर उसकी रानी से शादी कर लेता है। जी, बस पात्रों के नाम बदले हुए हैं। और क्लॉडियस और रानी को खास तौर पर यह नाटक देखने के लिए बुलाया जाता है। हाँ। जैसे ही मंच पर हत्या वाला सीन आता है, क्लेडियस की प्रतिक्रिया देखने लायक होती है। सूत्रों के अनुसार उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, उसे पसीना आने लगता है और वो अचानक तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहां से उठकर चला जाता है। बिल्कुल, जैसे कहते हैं अपराध बोध को किसी इल्जाम की जरूरत नहीं होती। हैमलेट और उसके दोस्त होरेशियो के लिए ये क्लेडियस के दोषी होने का पुख्ता सबूत था। अब हैमलेट के मन में कोई शक नहीं रहा। उसका मकसद, मतलब उसका शक अब यकीन में बदल चुका था। अब उसे बस सही मौके का इंतजार था। जी। नाटक के बाद रानी हैमलेट को अपने कमरे में बुलाती है। जाहिर है वो गुस्से में है। हाँ, वो हैमलेट पर क्लेडियस का अपमान करने का आरोप लगाती है और यहाँ दोनों के बीच एक जबरदस्त टकराव होता है। हैमलेट भी अपनी मां पर शब्दों के बाण चलाता है। वो उसे अपने पति के हत्यारे से शादी करने के लिए धिक्कारता है। इसी बहस के दौरान उसे पर्दे के पीछे किसी के होने का आभास होता है। उसे लगता है कि ये क्लेडियस है जो छिपकर उनकी बातें सुन रहा है। और बिना सोचे समझे वो अपनी तलवार निकालता है और पर्दे के पार घोंप देता है। लेकिन वो क्लेडियस नहीं होता। नहीं, पर्दे के पीछे वजीर पोलोनियस था, ओफिलिया का पिता, जो रानी के कहने पर उनकी बातें सुन रहा था। एक अनजाने में हुई हत्या। अब हैमलेट सिर्फ एक बदला लेने वाला बेटा नहीं बल्कि एक कातिल भी बन चुका है। और यहीं से त्रासदी का जाल और कसता चला जाता है। इसी उथल पुथल के बीच हैमलेट को फिर से अपने पिता का भूत दिखाई देता है। हाँ, जो उसे उसके बदले के कर्तव्य की याद दिलाता है। इस हत्या के बाद क्लेडियस के लिए हैमलेट अब सिर्फ एक पागल भतीजा नहीं बल्कि एक असली खतरा है। बिल्कुल। तो वो उसे तुरंत इंग्लैंड भेजने का इंतजाम करता है और साथ भेजे गए लोगों को गुप्त आदेश देता है कि वहां पहुंचते ही हैमलेट को मार दिया जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में समुद्री डाकुओं का हमला होता है और इस अफरा तफरी में हैमलेट बच निकलता है और वापस डेनमार्क पहुंच जाता है। लेकिन जब वो लौटता है तो हालात और भी ज्यादा बदतर हो चुके होते हैं। उसे पता चलता है कि अपने पिता की मौत और हैमलेट के व्यवहार से टूटी हुई ओफिलिया ने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली है। ये खबर हैमलेट को पूरी तरह से तोड़ देती है। हाँ, वो उसके अंतिम संस्कार पर पहुंचता है जहां ओफिलिया का भाई लर्टिस अपने पिता और बहन दोनों की मौत का जिम्मेदार हैमलेट को ठहराता है। और उस पर हमला कर देता है। और क्लॉडियस, जो हमेशा मौके की तलाश में रहता है, इस नफरत का फायदा उठाने की सोचता है। वो लर्टिस के गुस्से को और भड़काता है और दोनों के बीच एक तलवारबाजी के मुकाबले का ऐलान करता है, ये दिखाने के लिए कि वो न्याय कर रहा है। लेकिन इस मुकाबले के पीछे भी एक घिनौना षड्यंत्र है। जी, एक नो विन सिचुएशन जिसे क्लॉडियस ने हैमलेट के लिए बनाया है। लर्टिस को जो तलवार दी जाती है उसकी नोक पर जहर लगा होता है और एक प्लान बी भी तैयार है, एक जहरीले शरबत का प्याला, जो मुकाबला जीतने पर हैमलेट को इनाम के तौर पर पिलाया जाएगा। धोखे का पूरा इंतजाम। जी। मुकाबला शुरू होता है, हैमलेट बेहतर लड़ता है, लेकिन एक धोखे भरे वार में लर्टिस जहरीली तलवार से उसे घायल कर देता है। जहर उसके शरीर में फैलने लगता है और हैमलेट को एहसास हो जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इसी हाथापाई में तलवारें बदल जाती हैं और हैमलेट उसी जहरीली तलवार से लर्टिस को भी घायल कर देता है। मरने से पहले लर्टिस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देता है। वो बताता है कि तलवार पर जहर है और इस सब के पीछे क्लॉडियस का हाथ है। इसी अफरा तफरी के बीच रानी गर्ट्रूड अनजाने में वो जहरीला प्याला उठाती हैं और पी जाती हैं। कुछ ही पलों में वो तड़प तड़प कर मर जाती हैं। अब सब कुछ सामने आ चुका है। अपनी माँ को मरते देख और अपनी मौत को करीब पाकर हैमलेट अपनी बची कुची ताकत समेटता है और क्लेडियस पर झपटता है और वही जहरीली तलवार उसके सीने में उतार देता है। इतना ही नहीं, वो उससे बचा हुआ जहरीला शरबत भी जबरदस्ती पिला देता है। क्लेडियस की मौत के साथ हैमलेट का मिशन पूरा होता है। और कुछ ही देर बाद जहर के असर से वो भी अपने दोस्त होरेशियो की बाहों में दम तोड़ देता है। एक के बाद एक
लगभग सारे मुख्य किरदार मारे जाते हैं। हाँ, एक पूरी तरह से विनाश। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हैमलेट ने अपने पिता की हत्या का बदला तो ले लिया, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? बहुत बड़ी कीमत। उसमें अपनी प्रेमिका खोई, उसके पिता को मारा, अपनी माँ की मौत का कारण बना और आखिर में खुद भी मारा गया। पूरा का पूरा राज परिवार खत्म हो गया। और यही इस नाटक को एक कालजयी कृति बनाता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या बदला कभी सच में सुकून या न्याय ला सकता है? वह ये सिर्फ विनाश का एक चक्र है जो तब तक घूमता रहता है जब तक सब कुछ तबाह नहीं हो जाता। हैमलेट को अपना बदला मिल गया, लेकिन डेनमार्क को क्या मिला? एक खाली सिंहासन जिस पर नॉर्वे का राजकुमार आकर कब्जा कर लेता है। ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। व्यक्तिगत न्याय की लड़ाई में समाज का कितना नुकसान होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी को अपने भीतर खोजना होगा। तो ये थी हैमलेट की दुखद कहानी। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और हमारे सुनने वालों से गुजारिश है कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, घंटी का आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। मिलते हैं अगली कहानी में।